तो पिछले क्लास में हमारे आपके बीच में तय हुआ था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कार्बाइड के बारे में हम लोग पढ़े थे। और कार्बाइड के पढ़ने के दौरान हम लोग बात किए थे कि इसके कौन कौन से ऐसे डी ब्लॉक के ट्रांजिशन सीरीज के पहला मेंबर जो होता है उसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने उसमें कहा था कि जो कार्बाइड्स जो होते हैं वो जनरली दो भाग में बढ़ते हैं, एक होता है सॉल्ट कार्बाइड और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। ठीक है, आज हम उसी कार्बाइड को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, कार्बाइड के कंसेप्ट को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर की आखिरी और अंतिम टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे जो डी ब्लॉक का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। इसका आखिरी और अंतिम टॉपिक है कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब कि जो फर्स्ट सीरीज का मेंबर है वह कौन कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो आप कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हम लोग सबसे पहली कंसेप्ट अगर इसमें हम लोग सीखना शुरू करें तो उसमें एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम बोलते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बोलने के साथ ही हमारे पास एक और नंबर याद आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। दो बात आ जाती है, एक ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा जो बात आती है वह होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। हम कहते हैं कि पहले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर को बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? कि किसी भी कोई भी एलिमेंट्स अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों की जो क्या करता है, डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, वह नंबर उस एलिमेंट्स का या उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ध्यान रहे, ऑक्सीडेशन नंबर जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे एलिमेंट्स जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसकी नंबर होती है। लेकिन ध्यान रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर का दोनों का कंसेप्ट एक जैसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कहते हैं कि जो भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, यहां पे कंसेप्ट क्या होता है कि जो हमारे पास अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो लोग होते हैं, एक होता है सेंट्रल एटम और दूसरा होता है लिगेंड्स। ठीक है, ये लिगेंड्स हम आपको जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की जाएगी कि लिगेंड्स क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि लिगेंड्स जो होते हैं वो तीन तरह का होता है, एक होता है नेगेटिव लिगेंड्स, एक होता है पॉजिटिव लिगेंड्स और एक होता है न्यूट्रल लिगेंड्स। हम वहां सीखेंगे तीनों लिगेंड्स क्या काम करते हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है उससे जुड़े हुए लिगेंड्स, अगर हम आपको एक एग्जांपल से समझाएं इस बात को तो सपोज करिए कि हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है K3FeCN6। ठीक है, अगर हमारे पास ये एक कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो जो गौर से देखिए यहां पे जो एलिमेंट्स है ये किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। और ये नाइट्रोजन और ये कार्बन दोनों किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। और ये पोटेशियम हो गया एस ब्लॉक का। मतलब एस, डी और पी तीनों ब्लॉक का एलिमेंट्स इसमें कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर है और बड़े ब्रैकेट के अंदर, ध्यान रहे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बड़ा ब्रैकेट है और बड़े ब्रैकेट के अंदर जो आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट दिखाई दे, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो डी ब्लॉक का एलिमेंट दिखाई देगा वही एलिमेंट आगे चलकर सेंट्रल एटम कहलाता है। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में जो डी ब्लॉक का एलिमेंट दिखाई देगा वह कहलाएगा सेंट्रल एटम। ठीक, और सेंट्रल एटम के साथ बड़े ब्रैकेट में ही सेंट्रल एटम के साथ जो भी आपको या तो एलिमेंट हो, जैसे में आपको मिल जाए FeCl4 या FeCl3,
तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्लोरीन जो है एलिमेंट के रूप में है तो कहते हैं, और यहां पे CN कंपाउंड के रूप में साइनाइड है, या यहां पर H2O हो तो कंपाउंड के रूप में है। तो कह रहे हैं कि या तो यहां पर कोई एलिमेंट हो या तो कोई कंपाउंड हो। कहां पे, अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर जो भी हमारे सेंट्रल एटम है और उसके पास अगर कोई एलिमेंट हो या कोई कंपाउंड हो, उसके जो एलिमेंट और जो कंपाउंड होगा उसी कंपाउंड को आगे चलकर हम लोग लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। हम यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि लिगेंड्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है। क्लियर? तो यहां पे मिल गया हमको लिगेंड्स। अब गौर से देखिए, तो कहते हैं कि सेंट्रल एटम से ब्रैकेट के अंदर, ये नहीं बाहर वाले को पकड़ ले, तो सेंट्रल एटम से जितने लिगेंड्स डायरेक्ट रूप से अटैच्ड होते हैं, सेंट्रल एटम से जितने लिगेंड्स डायरेक्ट रूप से अटैच्ड होते हैं, उस लिगेंड्स का नंबर जो होता है वही आगे चलकर कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कि किसी भी कंप्लेक्स कंपाउंड में K3FeCN6 एग्जांपल है अगर, तो सेंट्रल एटम से जितने लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं ये नंबर इसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मतलब K3FeCN6 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? यहां पे 6 साइनाइड से जुड़ा हुआ है तो 6। क्लियर हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, अब बात आती है कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर के कहानी अलग अलग होती है। यहां पर फेरस क्या है, अगर मान लीजिए इसका हम X मान लें तो पोटेशियम जो है S ब्लॉक का मेंबर होता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो पोटेशियम की संख्या 3 है तो 3 गुणे 1, इसको निकालना है तो X और प्लस साइनाइड जो होता है -1 पर काम करता है तो 6 की संख्या है 6 × -1 इक्वल टू कितना? 0। तो ये हो गया 3 + x - 6 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना? +3। तो देखिए यहां पर ये है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ये यहां पर ये है इसका ऑक्सीडेशन नंबर और ये है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जरूरी नहीं है, किसी किसी में होते भी हैं, लेकिन कंसेप्ट दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। सेंट्रल एटम से जितने भी लिगेंड जुड़े रहेंगे वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा और अपने स्टेबिलिटी को पूरा करने के जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं वह उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी होता है। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है, किंतु लेकिन परंतु कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव में होता है, ना तो नेगेटिव में होता है और ना तो 0 होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, जब भी होगा पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में कभी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है। कभी आप ऐसा कंपाउंड नहीं देखेंगे कि जहां पर FeCN -6 हो, कभी आप नहीं देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी वो नेगेटिव तरफ नहीं जाता है। तो कंसेप्ट समझ में, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर का क्या कंसेप्ट है। अगर हम आपको कुछ एग्जांपल दें, जैसे मान लीजिए कि अगर एक एलिमेंट्स है, सपोज करिए कि अगर आपके पास कुछ एलिमेंट्स हम आपको देते हैं, जैसे में CuCN का होल ट्वाइस, CuCN का होल ट्वाइस माइनस। इस कंपाउंड क्या है जनरली, ये मान लीजिए कि ये कंपाउंड है आपका पोटेशियम डाइसाइनोयूपरस 2 या +1। देखो यहां पे ये कंपाउंड टूटा 2 भाग में, तो बन गया K+ और CuCN का होल ट्वाइस -1 या माइनस। ये कंपाउंड है। हम आपको कंप्लेक्स में, कहिए कंप्लेक्स में लिख सकते हैं या आयन में, हम आयन में लिख देते हैं, आगे आपको कंप्लेक्स में बहुत अच्छे समझाएंगे।
क्लियर? अगर यहां पे आप इससे पूछें कि इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा तो क्या बताएंगे? यहां पर कॉपर का निकालना है x प्लस Cl का होता है -1 इंटू 2 इक्वल टू -1। यहां हो गया x -1 x -2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 2, तो x इक्वल टू +1। तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? अब आज बात यह है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो यहां देखिए साइनाइड की संख्या कितनी है? 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। मतलब कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 2 हुआ तो ऐसी स्थिति में ये हमारे पास मेटल, ये लिगेंड्स और लिगेंड्स, ध्यान रहे मेटल हमेशा डायरेक्ट लिगेंड से जो अटैच्ड होता है, ये नहीं कि इसको भी उठा ले यहां जोड़ दे। जब भी डायरेक्ट अटैचमेंट होगा तो मेटल डायरेक्ट लिगेंड से अटैच्ड होगा। ऐसी स्थिति में इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया तो इसका शेप कैसा हो गया, मतलब इसका ज्योमेट्री कैसा हो गया? लीनियर। और जब लीनियर होता है तो हाइड्रोजन होता है sp। तो याद रखेंगे कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का या कोई कंपाउंड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 हुआ, जैसे में AgNH3 का होल ट्वाइस, अमोनियम नाइट्रेट, तो ऐसी स्थिति में जिस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होगा उसका ज्योमेट्री हमेशा लीनियर होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। बॉन्ड एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। हमेशा याद रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कर देगा उसका ज्योमेट्री और उसका शेप कैसा है। ठीक है, ये मिल गया आपका कब? जब अगर +2 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तब। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? +2 हो। तो इसमें कौन कौन से कंसेप्ट लेके चलते हैं। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक आपको कंपाउंड दे दें। सपोज करिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है ZnCl4 2-, ZnCl4 2-। यह क्या है? K2ZnCl4 है क्या? Na2 या डाइसोडियम, या आप K2 ले लो, K2ZnCl4। ये टूटेगा तो क्या बनेगा? 2K+ और ZnCl4 2-। ये चला। यहां से जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? X और +4 इंटू -1 इक्वल टू -2। यहां से क्या हो गया? X -4 इक्वल टू -2, X इक्वल टू -2 + 4, X इक्वल टू +2। कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। अब देखो यहां पे हमारे पास जो मिला, अब यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4, तो ऐसी स्थिति में एक मेटल है ये, यहां पे एक लिगेंड्स, यहां पे दूसरा लिगेंड्स, यहां पे तीसरा लिगेंड्स और यहां पे चौथा लिगेंड्स। मतलब इनके बीच में कुछ इस तरह के कहानी बनेंगे। कहानी मतलब कि इनके जो बीच का बॉन्ड एंगल होगा वह 109 डिग्री और 28 मिनट का। और आपको पता है कि 109 डिग्री 28 मिनट का जो बॉन्ड एंगल होता है उसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। मतलब कि जब टेट्राहेड्रल होगा तो इसकी हाइब्रिडेशन जो होगी वह sp3 होगी। मतलब कि जिस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो गया तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल हो गई। आपको पता है कि ये टेट्राहेड्रल क्यों होता है? अगर यहां पे छोटा सा और एग्जांपल आपको हम दे दें, जैसे में CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 2- ले लेते हैं, ठीक है, या 2+ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से ले लेते हैं। अब जरा बताइए यहां पे क्या होगा? यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। लेकिन NH3 क्या है? एक न्यूट्रल एलिमेंट होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0 लेते हैं।
मतलब कि ऐसी स्थिति में ये कॉपर जो होगा यहां NH3 से, यहां NH3 से, यहां NH3 से और यहां पे NH3 से जुड़ेगा। मतलब इनके बीच में जब न्यूट्रल होगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू काफी कम होती है। रिपल्सन नहीं होगा मतलब ये चारों कॉर्नर पर होंगे, तो ऐसी स्थिति में इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो मतलब ये क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर। तो इसका ज्योमेट्री कैसा हो गया? स्क्वायर प्लेनर। तो मतलब और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? DsP2। जहां स्क्वायर प्लेनर दिखेगा वहां बिल्कुल अंधो जैसा मारना DsP2। आपको बता दें सबसे आसान है, आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं हाइब्रिडेशन दिखाने का। 4-5 चीजें याद रखनी है। अगर जहां लीनियर होगा वहां SP, टेट्राहाइड्रल होगा SP3, स्क्वायर प्लेनर होगा DsP2। अब स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहाइड्रल कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि क्वाड्रेशन नंबर जिनका 4 होता है वह जो होते हैं वो या तो स्क्वायर प्लेनर होंगे या तो टेट्राहाइड्रल होंगे। तो एक चीज याद रखो, जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिखाई दे, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लिगेंड्स के रूप में दिखाई दे वो समझ लेना कि वो टिड्डी शेप बनाएगा। और जहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, पार्शियल जैसे साइनाइड CN, एक एक्सेप्शन वही आता है CN। अदरवाइज जहां न्यूट्रल दिखाई दे H2O, अमोनिया, ये जहां अगर दिखाई दे और उसका क्वाड्रेशन नंबर 4 है, बिल्कुल आंख बंद करके हाइड्रोजन DsP2, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। फिर से रिपीट करते हैं कि अगर क्वाड्रेशन नंबर 4 होगा तो उसकी 2 ज्योमेट्री बनेगी, या तो वह टेट्राहेड्रल होगा या तो वह स्क्वायर प्लेनर होगा। टेट्राहेड्रल कब होगा? कि याद रखेंगे कि यदि लिगेंड्स जो सेंट्रल एटम से जो लिगेंड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर इससे अटैच्ड होता है तो ऐसे स्थिति में इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, जिसके चलते ये चारों सेंटर पर ना होकर, अगर यहां पे क्लोरीन होता तो क्लोरीन के बीच में क्या होता भाई? अगर यहां पे यहां पर मेटल है, अगर ये यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन और यहां पे क्लोरीन होता, तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनके बीच में क्या होता? रिपल्सन होता। और इनके बीच में क्या होता? रिपल्सन होता। तो ऐसी स्थिति में ये भागते हैं, और भागेंगे तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल बढ़कर अब ये शिफ्ट कर जाते हैं, तो जहां से इनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है। आई बात समझ में? तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करते चलते इनकी बॉन्ड एंगल शिफ्ट कर जाती है। लेकिन यहां पे चूंकि न्यूट्रल एलिमेंट जहां पार्टिसिपेट कर ले, यहां पर H2O आ जाए, टेट्रा एक्वा कॉपर आ जाए, मतलब यहां पर H2O आ जाए, तो यहां पर न्यूट्रल एलिमेंट होंगे, और न्यूट्रल एलिमेंट के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना काम नहीं करता है, जिसके चलते यहां पर इसकी शेप होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कब होगा? अगर उसकी क्वाड्रेशन नंबर 4 होगा। तो क्वाड्रेशन नंबर 4 का 2 कंसेप्ट, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या तो वह स्क्वायर प्लेनर होगा। टेट्राहेड्रल कब होगा? जब लिगेंड्स के साथ, जो लिगेंड्स के साथ नहीं, लिगेंड्स जो होगा अगर सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा गया तो वो प्योरली टेट्राहेड्रल होगा, हाइब्रिडेशन sp3 होगा। लेकिन अगर वहां न्यूट्रल लिगेंड जुड़ गया तो वह स्क्वायर प्लेनर होगा, और हाइब्रिडेशन जो होगा वह DsP2 होगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस पर बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना कंपाउंड आपको मिल जाए। आप जैसे में CuX4 2- X मतलब क्या? यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। Cu के साथ हो, या यहां पे ZnX4 हो गया 2-, या MnX4 जो हो गया 2-, ये सारे जितने भी होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूट्रल होंगे, या सारे के सारे क्या होंगे? न्यूट्रल लिगेंड्स, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स होंगे। ऐसे स्थिति में काफी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये सबका ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। तो आप इस कंसेप्ट को हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखेंगे। तो हम लोग सीख लिए कि +2 होगा तो लीनियर होगा, +4 होगा तो उसमें 2 केस मिलेंगे, या तो वो लीनियर होगा या तो वह टेट्राहेड्रल होगा, या तो वह स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर होगा तो कौन होगा? जिस कंपाउंड में न्यूट्रल लिगेंड जुड़े रहते हैं वह स्क्वायर प्लेनर होगा, और उसकी हाइड्रोजन जो होगी वह DsP2 की होगी। लेकिन जो टेट्राहेड्रल होगा, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड जुड़े रहेंगे, जो टेट्राहेड्रल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड जुड़े रहेंगे, उसकी हाइड्रोजन जो होगी वह sp3 होगी, और शेप जो होता है वह टेट्राहेड्रल होता है। यहां तक तो हम लोग सीख लिए।
DsP2, उसके बाद टेट्राहेड्रल। अब इसके बाद हम तो +3 +4 +2 सीख लिए, +4 सीख लिए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड दे दें, जैसे में CuFeCO5 या CuCl5, 5 -5 उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा -3। अगर दो कंपाउंड ले लें तो आप इसको देखेंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 5, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना, यहां पे x मान लो 5 गुणे -1 = -3, तो x -5 = -3, x = -3 + 5, x = +2 आ गया। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 5। मतलब हमारे पास ये एक मेटल है, यहां पर एक लिगेंड्स, दूसरा लिगेंड्स, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड, पांचवा लिगेंड। ऐसी स्थिति में जब इनका बॉन्ड एंगल बनाते हैं तो ये जो ज्योमेट्री मिलती है उसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब कि जहां पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 5 दिखाई दे, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 दिखाई दे, उसकी ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल, शेप जो होगा वो हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, और उसकी हाइब्रिडेशन जो होगी वो DsP3 होगी। क्या होगी DsP3। और इसके बॉन्ड एंगल ये 120 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री। मतलब 3 जो एंगल होगा वह 120 डिग्री का और 2 जो एंगल होगा वह 90 डिग्री का होगा। तो क्या याद रखेंगे कि अगर किए गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो वो हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। हमेशा कैसा होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा DsP3 होगी और उसका ज्योमेट्री जो होगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंगल जो होगा उसमें 3 एंगल 120 डिग्री का और 2 एंगल 90 डिग्री का होगा। यह कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की पूरी कंसेप्ट है विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसमें कोई एक्सेप्शन काम नहीं करता है। अगर हम कुछ कंपाउंड ले लें, जैसे मैं आपको MnCN6 3- या SCF6 3- या CONH3 का होल 6 3 कोबाल्ट प्लस ले लो। यहां पर K3TiF6 या FeCN6 का 3- या CrNH3 का होल 6 3+। इस तरह की अगर कंपाउंड आप देखें, अब किसी भी एक कंपाउंड को ले लो तो जरा बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अगर हम इसी कंपाउंड को ले लें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मतलब कि हम उस तरफ जा रहे हैं जहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है बदल रहा है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या मिला 6 मिला। जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे 6 है, -6 मतलब कि x और प्लस 6 इंटू -1 6 इंटू 1 = -3। तो x - 6 = -3, x = -3 + 6 यानी x = +3। कितना आ गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिला 6। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 मिलेगा तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वह होगा ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम में जब भी पूछेगा ना
तो वहां ऑक्टाहेड्रल लिखना, क्योंकि बाद में चलकर ऑक्टाहेड्रल दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, और एक होता है आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है कि यदि जो पहले डी ब्लॉक का मेंबर है, फर्स्ट डी का, मतलब अगर इसमें 3D पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन में नॉर्मली 3D पढ़ते हैं, 3D 4S, तो अगर 3D मेंबर पार्टिसिपेट किया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, ध्यान रहे हम इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं, नॉट सेकंड नॉट फोर्थ, तो हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का अगर 3D मेंबर पार्टिसिपेट किया इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग में, मतलब यहां पे अगर D2sp3 अगर हाइब्रिडेशन आता है, मतलब D पहले पार्टिसिपेट किया, इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन कहलाता है। लेकिन यदि आउटर मतलब 4 का, एक इसका था 3 का, लेकिन अगर यहां पे 4 का ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करता है, 4 का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसी स्थिति में बनता है sp3d2। क्या बनता है? sp3d2। तो दो तरह का होता है, एक होता है इनर ऑर्बिटल, एक होता है आउटर ऑर्बिटल। हम इस पर पूरा रिसर्च कराएंगे, आपको एग्जांपल दे दे के समझाएंगे कैसे d2sp3 होता है और कैसे sp3d2 होता है। हम पूरी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो इतना याद रखेंगे, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो आप ये मत डिसाइड करना कि ये इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, आप सीधा लिखना ऑक्टाहेड्रल, नो एनी इनर नो एनी आउटर। लेकिन अगर वहां पर हाइब्रिडेशन पूछेगा तब आप कंपाउंड देखेंगे कि ये आउटर ऑर्बिटल का है कि इनर ऑर्बिटल का है, क्योंकि वहां पे दोनों ऑप्शन रहेंगे, d2sp3 भी और dsp या dsp3d2 भी। तो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर, चलिए यहां तक तो हो गया। ये जितने भी ऑर्बिटल हैं ये सारे जो है इनर ऑर्बिटल के एग्जांपल हैं। आप एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास Ni निकिल है, NiNH3 का होल 6 2+, या COH2O का होल 6 2+, या FeF6 3-, या आपको दे दें एग्जांपल ले लें COF6 3-। इस तरह के जो भी कंपाउंड मिलेंगे इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। लेकिन ये सारे के सारे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो इतना जरूरी याद रखेंगे कि आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल। लेकिन अगर जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिला, मतलब वो सारे के सारे जो होंगे वो कैसा होंगे, ऑक्टाहेड्रल होंगे। तो बाद में डिसाइड होगा कि वह इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल है कि आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल है। जैसे में अगर आपको जो भी एग्जांपल देखने को आपको मिले, आप उस एग्जांपल से आसानी से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे में अगर आपको मान लीजिए कि कोई एलिमेंट्स आपको मिल जाए जहां पर आपको दिखाना हो कि हाँ ये इनर ऑर्बिटल होगा कि आउटर ऑर्बिटल होगा। मान लीजिए कि हमने एग्जांपल लिखा था ना MnCN6 3-, मतलब ऐसी स्थिति में इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, MnCN, मतलब x इंटू Mn का निकालना x इंटू Cn का क्या होगा, -1 इंटू 6 इक्वल टू -3, तो x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3। मतलब यहां पर मैग्नीज जो है वो कितने पे काम कर रहा है, +3 पे काम कर रहा है। अगर आपको याद होगा मैग्नीज के बारे में, तो अगर हम मैग्नीज का स्टडी आपको करना शुरू करें तो Mn के बारे में देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 25 होता है। मतलब जब इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद क्या होता है 3d 5 10 10 20 और 5 25। मतलब कि हम लास्ट के ऑर्बिटल को लेकर आए 3 का, तो मतलब कि यह हमारे पास हो गया 3d 5 4s2। मतलब कि ये आपका d ऑर्बिटल और ये है आपका 4s और ये आपका 4p।
कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यानी Mn प्लस पे जाएगा तो मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, खाली हो गया, और यहां से इस पे कोई असर नहीं। जब ये Mn2 प्लस पे जाएगा तो Mn2 प्लस पे जाएगा तो ऐसी स्थिति में यहां से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहां पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और यहां पे खाली हो गया और ये पूरा का पूरा खाली है। लेकिन जब ये Mn3 प्लस पे जाएगा, क्योंकि हमारे पास Mn किस प्लस पर है, 3 प्लस पर है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या होगा, सारे ऑर्बिटल खाली हो गए। अब जब क्या होता है कि जब यहां पर इलेक्ट्रॉन बच गए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब जब क्या करता है कि जब ये कंपाउंड बनाना शुरू करता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपने ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब ये क्या करता है, यहां शिफ्ट हो जाता है और ये ऑर्बिटल यहां शिफ्ट हो जाता है। मतलब जो शिफ्ट हुआ वो कैसा बन गया, जो ऑर्बिटल शिफ्ट हुआ तो हम यहां बनाते हैं, मतलब Mn3 प्लस के बाद जो ऑर्बिटल बना वह क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है, यहां तक बना। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो थे वह अपने बगल के ऑर्बिटल में क्या कर गए, शिफ्ट कर गए। अब जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल शिफ्ट करते हैं तो ऑर्बिटल शिफ्ट करने के बाद अब यहां के जो इलेक्ट्रॉन इनके पास शिफ्ट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट करता है तो ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वह यहां पे, चूंकि मैग्नीज हमारे पास फर्स्ट स्टेज में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड स्टेज में यहां के इलेक्ट्रॉन, यहां 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हमारे पास क्या रहता है, बचा हुआ रहता है। जब Mn3 प्लस पे आता है तो 5 में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब क्या करता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने ऑर्बिटल को छोड़कर पड़ोसी ऑर्बिटल के पास आ जाता है। जब आ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहां पे भर गए, बच गए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, साथ में हमारे पास एक p का, s का, और क्या, ये p का, मतलब हमारे पास d का ऑर्बिटल 2, एक p का, और ये क्या है, मतलब ये 4s का, ये 4p का, और क्या 3d का। मतलब कि ऐसे कंडीशन में हमारे पास d का 2 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल और p का 3 ऑर्बिटल खाली रहता है, तो बन गया d2sp3। मतलब यहां पे जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया वो 3d का पार्टिसिपेट करता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं d2sp3। अब इसके बाद आती है कंसेप्ट कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो आपको हमने सिखाया था कि अगर पैरा मतलब होता है, पैरा लिखते हैं मतलब क्या, पैरा, और डाई मतलब होता है 2, और डाई से निकलता है डाया। तो डाई मतलब 2, जहां पे जिस ऑर्बिटल डायग्राम में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक, और जहां पर अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। तो यहां देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, पैरा मैग्नेटिक। तो हम आगे चलकर इस पर पूरा बहुत सारे कंपाउंड आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे D2sp3 होगा, कौन sp3d2 होगा। हम बहुत सारी चीजें इस पर अच्छे तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास सपोज करिए कि अगर कोई कंपाउंड कर दे दिया जाए, जैसे में अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और वो कंपाउंड जैसे मान लीजिए कि आपको कोबाल्ट F6 2-, अगर इस तरह की अगर कोई कंपाउंड आपको दे दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में जब आप ऐसे कंपाउंड जब मिलेंगे तो उस कंपाउंड का सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर जब निकल जाएगा तो निकालने के बाद फिर उसको हम डिसाइड करेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, और एटॉमिक नंबर निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी किस हिसाब से मैच कर रही है। मतलब कि जब इसका चूंकि कोबाल्ट जो होता है वो 27,
इसका जब ऑर्बिटल निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। अब क्या होता है कि जो 3d7 मतलब ये है आपका 3d7 और ये होता है 4s2, मतलब ये है आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये होता है 4s2 और ये आपका 4p और ये है आपका 4d। ठीक है। अब जो हमारे पास ऑर्बिटल हमारे पास मिला, अब क्या होता है कि जैसे ही ये ऑर्बिटल और आगे की तरफ बढ़ता है तो हम इसको क्या करते हैं कि अब इसमें से क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं और जैसे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो ऐसी स्थिति में इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, या सॉरी यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, कोबाल्ट प्लस में, तो ऐसी स्थिति में इस पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, बाकी ये सारे के सारे क्या होंगे, जिस तरह से हैं पड़े रहेंगे। कोबाल्ट 2 प्लस यहां पे किस पे काम कर रहा है, ये यहां जब आप निकालते हैं Fe6 प्लस और यहां पर 3 माइनस होगा तो यहां से कोबाल्ट प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -3, तो कोबाल्ट और -6 इक्वल टू -3, तो कोबाल्ट कितने पे काम करेगा, +3 पे, मतलब यहां पे जब +2 पे निकालेंगे तो ऐसी स्थिति में ये खाली और ऐसी स्थिति में क्या होगा, इनके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन और ये 6 और 7। अब जब कोबाल्ट 3 प्लस पे काम करता है तो क्या होता है कि 1 2 3 4 5, अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा और ये यहां पे पूरे के पूरे ऑर्बिटल जो होंगे डी खाली रहेंगे। अब क्या होता है यहां से कि इसमें के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास पार्टिसिपेट करते हैं, यहां का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वह कूद के क्या करता है, यहां पे आकर इस एक्साइटेड में, मतलब कि भाई 6 ऑर्बिटल जो भी हमारे पास बचा हो कितना चाहिए, 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान रखें यहां पर F6 है मतलब 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्या करता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर, क्या होकर, एक्साइटेड होकर अपना ऑर्बिटल छोड़कर और यहां से आकर इस ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कूद जाता है। अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहां आके कूद गया, यहां पे। जब यहां पे आके कूदेगा तो ऐसी स्थिति में जो कॉपर 3 प्लस का एक्साइटमेंट जो बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सॉरी ये 3 प्लस है, तो जब ऐसी स्थिति में हमारे पास बनेगा तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया S का, ये हो गया P का और ये हो गया D का। तो हमने क्या कहा कि यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहां आएगा, D, यानी कि ये हो गया 4D, ये हो गया 4P, ये 4S और ये 3D। मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहां जब आएगा तो मतलब कि यहां पर ऑलरेडी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आया तो खाली कौन सा रहा, यहां से लेकर यहां तक, तो S का 1, P का 3 और D का 2, तो हो गया sp3d2। तो ये हुआ sp3d2। नेचर कैसा होगा, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हो गया पैरा मैग्नेटिक। इस तरह के बहुत एग्जांपल सिखाएंगे आपको आगे के क्लास जब हम लोग सीखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हम बताएंगे कि D2sp3 कब होता है, sp3d2 कब होता है, सारी कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे जब आगे के हम एक एक एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के बाद एक एक का हम काफी अच्छे तरीके से डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। हाँ, एक चीज और कि अगर आपको किस तरह की किसी लेक्चर में अगर आपको लगता है कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर हमें एक पार्टिकुलर वीडियो बनानी चाहिए तो आप उसे हमें डिस्क्रिप्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। हम आपके उस पर जरूर वर्क करके आपकी जो भी वर्क देंगे आप उसको हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।